अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम जिशान है और मैं स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरीके से लाजियो डिस्को की जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे आना है। गूगल पे आके टाइप करना है लाजियो डिस्को। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इनकी लाजियो डिस्को, आपने इसी पे क्लिक करना है और इसके बाद इस तरीके से इनका पेज आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो कॉल है वो यहाँ पे अनाउंस हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है इटालियन में, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे ये मेंशन करेगा कि कॉल फॉर राइट टू द एजुकेशन 2022-23। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है, आप इन डिटेल को चेक भी कर सकते हो। तो टाइम एंड डेडलाइन यहाँ पे लिखी हुई है। डेडलाइन यानी अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो 12 बजे दोपहर 20 जुलाई तक। ठीक है, इटालियन टाइम। उसके बाद इनकी जो फर्स्ट रैंकिंग आएगी, प्रोविजनल रैंकिंग, वो 26 जुलाई को आएगी। ठीक है, उसके बाद ये मेरिट का टाइम देंगे 10 अगस्त तक के, भाई उससे पहले पहले कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो सबमिट करा दो। उसके बाद पहली जो अकोमोडेशन की पब्लिकेशन आएगी फाइनल रिजल्ट की, वो 27 सितंबर की होगी। और फाइनल रिजल्ट जो आएगा स्कॉलरशिप का, यानी जो अमाउंट मिलता है उसका, 11 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, उसके अलावा 30 नवंबर जो डेडलाइन है वो लीज की है साइनिंग, यानी जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपने यहाँ पे सबमिट कराने होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो फाइनल जो डेडलाइन होती है ईज़े वगैरह जमा कराने की, अगर आप इटली में नहीं रहते हैं तो 31 दिसंबर है। ठीक है, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कराने होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और डेडलाइन है 10 फरवरी, जो कि डेडलाइन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट कंप्लीट करने की ये डेडलाइन है कि भाई आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है स्कॉलरशिप, जैसे सेपिएंजा के लिए किया है, तो आपकी उस यूनिवर्सिटी में भी इनरोलमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसकी डेडलाइन ये दी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ डेडलाइंस ही मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब यहाँ से आके इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ ऊपर आना है कि जो रिजर्व्ड एरिया फॉर स्टूडेंट्स शो हो रहा है, तो यहाँ पे आना है। इस साल इनकी वेबसाइट जो है वो अपडेट हुई है, तो कुछ चेंजेस आपको मिलेंगी यहाँ पे लास्ट ईयर के हिसाब से। तो यहाँ रिजर्व्ड एरिया पे आना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आके क्लिक करना है आपने। इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो लोग लास्ट ईयर रजिस्टर कर चुके हैं या फिर पहले ही लॉगिन बना चुके हैं वो डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन जो पीछे आ रहा था उस पर क्लिक करके। बाकी जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। मैं पहले डेटा को फिल कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और डायरेक्टली आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने जल्दी से फिल कर लिए। तो सबसे पहले पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा में आपने लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये सारी चीज़ें अपने पासपोर्ट के हिसाब से लिखनी है। फिजिकल कोड जो होता है वो बेसिकली आपके जो डिटेल्स होती हैं इससे जनरेट होता है। तो फिजिकल कोड कैसे जनरेट होगा आपको सिखा देता हूँ। आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद लिखना है इटालियन टेक्स्ट कोड जनरेटर, और इस तरीके से यहाँ पे सेकंड वाले पे इस पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना सरनेम पहले लिखना है, फिर दोबारा से लास्ट नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्री का नाम मेंशन करेंगे और यहाँ जनरेट सीएफ यानी फिजिकल कोड। तो ये इस फिजिकल कोड आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो फिजिकल कोड यहाँ पे गूगल से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अपने जेंडर सेलेक्ट किया, उसके बाद स्टेट ऑफ बर्थ में कहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी, फॉरेन कंट्री में हुई थी, फॉरेन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से नीचे कंट्री का वो स्लैश खुल जाएगा, तो वहाँ यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिखना है, किसने इशू किया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। रिलीज़ डेट कब रिलीज़ हुआ था उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, इशू डेट होती है, आपने वो लिखनी होती है यहाँ पे जब इशू हुआ था। और एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर होगा पासपोर्ट के हिसाब से सारी डिटेल फिल करनी है आपने देख के। नेक्स्ट सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में आपने फॉरेन पे टिक करना है, तो फिर से कंट्री का ऑप्शन देगा तो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद रेजिडेंट डेटा यानी कहाँ पे रिहाइश है, तो उसके अंदर स्टेट ऑफ रेजिडेंस फॉरेन सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन होगा, आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। किस प्रोविंस में रहते हैं प्रोविंस सेलेक्ट करना है, किस सिटी में रहते हैं सिटी का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस आपने यहाँ पे पूरा टाइप करना है। मैंने सिंपली थोड़ा सा लिखा है, आपने पूरा लिखना है, हाउस नंबर डैश डैश जो भी है पूरा, सही है। उसके बाद एडिशनल पर्सनल डेटा पे आ जाते हैं। तो मैरिटल स्टेटस का पूछ रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपने।
अगर मैरिड हैं तो आपने नीचे से सेलेक्ट करना है मैरिड वगैरह, डाइवोर्स जो भी ऑप्शन दिए हैं। अगर सिंगल हैं तो अनमैरिड, मेरिड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डेटा फॉर सेंडिंग कम्युनिकेशन, यानी आपसे किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे उसका डेटा दें, तो ईमेल एड्रेस सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद डेटा फॉर एक्सेसिंग डिस्को सर्विसेज, यानी इस एप्लीकेशन पोर्टल में कैसे लॉगिन होंगे, तो उसका आपने यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को जनरेट करना है। तो सबसे पहले लॉगिन नेम आप अपने हिसाब से खुद टाइप करेंगे, फिर पासवर्ड भी खुद लिखेंगे, वही पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करेंगे। ये सारी डिटेल फिल हो जाए एक दफ़ा, तो पासपोर्ट के हिसाब से आपने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चेक करनी है। चेक करने के बाद अलाउ ट्रीटमेंट के इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करते साथ ही आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि द रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ से आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपका जो लॉगिन पेज होता है जहाँ से आप लॉगिन करोगे पोर्टल के अंदर, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आपने जो पीछे क्रिएट किए थे वही लॉगिन और पासवर्ड आपने याद रख लेना या कहीं पे सेव कर लेना ताकि आप लॉगिन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से पासवर्ड टाइप करते हैं और फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जो आपने डेटा पहले फिल किया था वो डेटा आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा इस डेटा को दोबारा से कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा से इस डेटा को अच्छी तरीके से चेक कर लो। ऊपर आ रहा है अपडेट ऑफ पर्सनल डेटा एंड रेजिडेंस, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको चेक कर लो कि सारी चीज़ें सही से फिल की हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब एक दफ़ा सही से चेक कर लिया तो दोबारा से यहाँ पे अलाउ ट्रीटमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ से सेंड पे क्लिक करोगे। तो नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा वेलकम अदनान, यानी कि आपकी जो पीछे की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह थी वो कंफर्म हो गई है। फर्दर आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ से आपने अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द ऐड रिक्वेस्ट बटन टू रिक्वेस्ट अ न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके सामने आ जाएंगी। तो सबसे पहली जो लिखी हुई है कॉल फॉर राइट टू द एजुकेशन 2022-23, ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि यही जो है स्कॉलरशिप वाली है, बाकी जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये इनका जो फॉर्म होगा यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर्म जो होगा वो यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेनी अच्छी तरीके से, एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये फिजिकल कोड सब चेक कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट करना है। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद एक्सेस द सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, पर्सनल डेटा जो आपने पहले फिल किया था वही यहाँ पे शो कर रहा है। ऊपर ये सारे ऑप्शन दे रहा है, ये सारे ऑप्शन एक एक करके फिल करने हैं, ठीक है। हिस्ट्री, रेजिडेंस, डोमिसाइल, लीगल डोमिसाइल, साइनिंग अप, फैमिली, इकोनॉमिक डेटा, बेनिफिट्स, अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक एक करके फिल करेंगे, देखते जाइएगा आप आगे कैसे फिल करना है। पर्सनल डेटा दोबारा से चेक कर लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। नेक्स्ट पेज पे आपका रेजिडेंस का डेटा है, रेजिडेंस का डेटा भी पहले फिल कर चुके हो, चेक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद डोमिसाइल की डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिसाइल रिलेटिंग टू द एकेडमिक ईयर 2022-23, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो डोमिसाइल है वो क्या डिफरेंट है, ये फिर आप जहाँ पे रहने जा रहे हो जिस म्यूनसिपलिटी में, यानी इटली में जहाँ पे रहने जा रहे हो जिस सिटी में, तो उसकी डेट का पूछ रहा है कि यार ये मतलब ये इस डेट को आप जहाँ रहने जा रहे हो वो क्या आपके रेजिडेंस से डिफरेंट है। आपने यहाँ पे यस लिखना है क्योंकि आप अभी पाकिस्तान में ही होगे। तो यस करके जो आपकी जहाँ पे जा रहे हो प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल वहाँ का सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट आइटम में जाएंगे। सेलेक्ट आइटम में जाने के बाद आप सीधा आ जाओ, जैसे कि आप सेपियंजा में जा रहे हो, सेपियंजा रोम में, या तोर वर्गता जा रहे हो तो वो भी रोम में। तो आपने यहाँ से आर पे टिक करके आर सेलेक्ट करके आर पे आ जाओगे, यानी रोम सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे रोम में जा रहे हैं तो हमने रोम सेलेक्ट कर लिया, सही है। सेपियंजा, तोर वर्गता, कसिनो, जो भी रोम के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका रोम सेलेक्ट करना आपने, ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे भी रोम सेलेक्ट करना है। तो दोबारा से उसी तरीके से आर सेलेक्ट करके रोम में आ गए आप, ठीक है। बाकी चीज़ें एड्रेस, हाउस नंबर, पोस्टल कोड ये भी आपके पास मौजूद नहीं होगा, आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है। टाइप ऑफ डोमिसाइल में यहाँ पे लिखा है द डोमिसाइल विल बी एज्यूम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे। उसके बाद लीगल डोमिसाइल का ऑप्शन है। लीगल डोमिसाइल में पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट करो कहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ऑफिशियली उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई रेजिडेंस एड्रेस के ऊपर जो आपने एड्रेस शो किया था, या फिर होम एड्रेस पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यही किया था, तो आप भी यही सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट के लिए यही सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, ठीक है।
अभी एक नया ऑप्शन आया इस साल के भाई, सर्टिफाइड ईमेल आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। सर्टिफाइड ईमेल पीसी विल बी used exclusively by DISCO. The student surname must be contained in the PEC email address, ठीक है। The student self certifies that he is the only holder of the PEC, ठीक है। तो ये PEC बेसिकली जो होता है ये सर्टिफाइड ईमेल होती हैं जो कि इटली वगैरह के लिए यूज़ होती है। इटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह 2-3-4 कंट्रीज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है और ये बेसिकली पेड होता है, ठीक है। आपने ऑनलाइन जाके ये इनकी वेबसाइट पे जाके ये अकाउंट बनाना होता है। तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है। तो शुरू के 3 मंथ जो होते हैं वो पीसी ईमेल फ्री होता है, उसके बाद इनके कोई चार्जेस होते हैं 10 यूरो 15 यूरो, तो मंथली आपने पे करने होते हैं, ठीक है। तो अभी काम निकालना है, काम निकालने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ये लिखना है आई विल एंटर सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस, यानी मैं फ्यूचर में कर लूँगा, ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद इसको भी छोड़ देना है, डू नॉट इंटर वाले को छोड़ देना है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट इंसर्ट द ईमेल सर्टिफाइड बिकॉज आई हैव इंडिकेटेड द लीगल डोमिसाइल इन इटली इन अ प्लेस अदर दैन, यानी ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास लीगल डोमिसाइल है इसलिए मैं ये इंटर नहीं कर रहा। तो लीगल डोमिसाइल तो है नहीं आपके पास अभी, तो आप ये लिख दो कि आई विल इंटर सर्टिफाइड ईमेल, ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। तो ये सेलेक्ट करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे साइनिंग अप का ऑप्शन आ रहा है। तो साइनिंग अप के ऑप्शन के अंदर आपने बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उस बारे में आपने डालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलोंगिंग, यानी किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं सेपियंजा में जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सेपियंजा लिखा तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे ऑप्शन शो होगा, आप सेलेक्ट कर लेना। अभी कह रहे रजिस्टर्ड एट एनी ब्रांच ऑफिस, तो आपने यहाँ पे नो करना है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। फैकल्टी डिपार्टमेंट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो कौन सी फैकल्टी है। मैं अगर बिजनेस से रिलेटेड मेरा कोर्स है तो मैं इकोनॉमी फैकल्टी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोर्स टाइप क्या कोर्स है आपका, जो लोग बैचलर्स के लिए हैं वो नीचे जो ऑप्शन आ रहा था 3 ईयर डिग्री कोर्स बैचलर वाले ये सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स वाले ये करेंगे, स्पेशलाइज मास्टर डिग्री वाला, ठीक है, और पीएचडी वाले ये करेंगे। तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये मास्टर डिग्री कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिग्री कोर्स कौन सा है, तो यहाँ से कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा कोर्स अगर है बिज़नेस मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ से बिज़नेस मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर लिया। एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट की बात अगर की जाए तो जैसे कि किस साल के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो 2022-23 के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना एक साल / दूसरा साल, तो यहाँ पे इसी तरीके से 2022/2023 टाइप करना, ठीक है। उसके बाद कोर्स ऑफ द ईयर एकेडमिक ईयर, यानी कौन सा एकेडमिक ईयर का कोर्स होगा, तो यहाँ से फर्स्ट ईयर आपने सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ कोर्स सेलेक्ट करना है, इन प्रोग्रेस। उसके बाद सीरियल नंबर ये फिल करना ज़रूरी नहीं है, इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। नीचे आते हैं एनी प्रीवियस करियर, यानी प्रीवियस आपकी डिग्री वगैरह की थी आपने, तो ये पूछ रहा है क्या आपके पास ऑलरेडी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री वगैरह, तो आपने यस करना है। पेंडिंग ग्रेजुएशन यानी अभी रहती है, नहीं मैं कर चुका हूँ कंप्लीट तो नो करूँगा। अगर किसी की रहती है तो यहाँ पे ये करना होगा, ठीक है, यानी अभी 1-2 महीने में अगर किसी की कंप्लीट होगी तो वो यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है हैव यू रिनाउंस योर स्टडीज़, यानी क्या आपने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था, तो ये पूछ रहा है, तो आपने इसमें नो करना है क्योंकि छोड़ा नहीं था, कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने कोई कोर्स चेंज या ट्रांसफ़र वगैरह किया था, अगर किसी ने किया था तो यस करेंगे, बाकी किसी ने नहीं किया तो वो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है डेटा रिलेटिंग टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन, ठीक है। लोकेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, यानी कहाँ पे आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, तो लाजियो में भी नहीं की, इटली में नहीं की, अब्रोड में की थी, अब्रोड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी एट विच यू हैव इनरोल्ड, किस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड थे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी का। तो फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ। टाइप ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स आपका क्वालिफिकेशन जो आपको मिली है वो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है टाइटल ऑब्टेन्ड अब्रोड, ठीक है। लीगल ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, कितने साल की डिग्री थी, 4 साल की डिग्री थी। उसके बाद एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, यानी कि वो उस कोर्स में आप कब इनरोल हुए थे, तो यानी कब स्टार्ट की थी, आपने उसका ईयर लिखना है। जैसे कि 2017 में मैंने स्टार्ट की थी तो मैं लिख देता हूँ 2017/2018, ठीक है। 2017 में स्टार्ट की थी, 2017-18 लिख दिया। और एकेडमिक ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट कब हुई थी, 17 में स्टार्ट की थी, 20 के एंड में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2020/2021 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 साल की डिग्री थी, इस तरीके से कंप्लीट हुई है। पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। डेटा रिलेटिंग टू अ पॉसिबल डबल रजिस्ट्रेशन
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द एकेडमिक ईयर 2022-23 यू विल बी इनरोल अनदर यूनिवर्सिटी कोर्स एट द सेम टाइम, यानी इसी ईयर में क्या एक और यूनिवर्सिटी में से एक और कोर्स में आप इनरोल हुए हो अनदर कोर्स में, तो आपने नो कर देना, ठीक है भाई सिर्फ इसी कोर्स में हो रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज जो होगा वो डेफिनेशन एंड करंट कंपोजिशन ऑफ एप्लीकेंट्स फैमिली यूनिट, ठीक है, यानी फैमिली यूनिट का जो पूरी डिटेल्स डालनी है कि भाई कितने फैमिली मेम्बर है, कितना कमाते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, सारी डिटेल इसमें डालनी होंगी, ठीक है। तो टोटल फैमिली मेम्बर्स को पूछ रहे हैं, आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, अम्मी अब्बू और सारे बहन भाई जो FRC में आते हैं, सबका आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम 6 हैं, ठीक है। देयर इज़ एटलीस्ट वन पेरेंट इन योर हाउस होल्ड, यानी माँ बाप में से कोई ज़िंदा हैं तो आपने यस करना है, दोनों की डेथ हो गई तो नो करना है, ठीक है। सिविल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, क्या स्टेटस है उनके आपके पेरेंट्स का, तो नॉट, अगर डेथ हो गई है तो नॉट प्रेजेंट करना है। विडोड वगैरह जो भी है, मतलब किसी के फादर नहीं होते तो विडोअर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों अलाइव में तो मैरिड लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर, आपकी फैमिली में कितने हैं, तो मेरी फैमिली में मेरे अगर 3 भाई हैं तो मैंने 3 लिख दिया है। आपके अलावा जितने बहन भाई हैं आपने यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट चिल्ड्रन इन द फैमिली यूनिट, आपके कितने बहन, आपके कितने बच्चे वगैरह हैं, आप अगर मैरिड हो तो आप लिख सकते हो, अगर सिंगल हो तो नो लिखना है। क्या आपका कोई स्पाउस वगैरह है फैमिली में, अनमैरिड हो तो नो लिखना है, अगर मैरिड हो तो युप करना है, ठीक है। नंबर ऑफ अदर कोहेबिटेंट्स इन द फैमिली यूनिट, यानी आपकी फैमिली के अलावा बाहर का कोई रहता है आपकी फैमिली में, मतलब चाचा मामू के बेटे वगैरह आ जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आपने 0 लिखना है, ठीक है। उसके अलावा कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके अलावा जो कि इटली में नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी आपको छोड़ के बाकी सबका आपने यहाँ पे डेटा लिखना है कि सिर्फ आप इटली जाओगे, आपके अलावा 6 में से 5 पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद टाइप ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड की बात हो रही है कि भाई आपकी फैमिली जो है उनका 2020 में कितनी इनकम थी। तो पहले तो कंट्री सेलेक्ट करना है, फॉरेन स्टेट था, बाहर है इटली से, ठीक है। उसके बाद फॉरेन इनकम कितनी है, स्टेट जहाँ पे आपकी इनकम डिक्लेयर हुई है तो स्टेट में आपने कंट्री का नाम लिखना है। उसके बाद टोटल फैमिली की जो इनकम है वो यहाँ पे टाइप करनी होगी कि टोटल फैमिली इनकम कितनी है, यूरोस के अंदर लिखो। फॉर एग्जांपल टोटल फैमिली इनकम 3000 यूरो बनती है। मूवेबल एसेट कितने हैं, अगर इनकम के अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर मेंशन हो रही है तो आपने एसेट का भी यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके कोई एसेट वगैरह नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप, अगर आपकी कोई हाउस वगैरह की है तो युप करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके अलावा कोई बिल्डिंग है, प्लॉट वगैरह है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आपका बेनिफिट रिक्वेस्ट का होगा, यानी किस किस बेनिफिट के लिए आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो या इस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को भेज रहे हो। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हो आप यस पे टिक करोगे। अकोमोडेशन भी लेना चाह रहे हो तो आप यस पे टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, यानी कोई इंटरनेशनल मोबिलिटी वगैरह प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे एरास्मस वगैरह प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप यस करके डिटेल लिख सकते हो, वरना इसको नो पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट रिक्वेस्ट की बात करें तो क्या आपने इससे पहले कोई बेनिफिट रिक्वेस्ट वगैरह लिया है इसी ईयर के अंदर, कोई और प्राइवेट बॉडी वगैरह आपको दे रही है तो इस बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी कि जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह होती है, क्या आपको कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिल रही है इसी सेम ईयर के अंदर, तो आपने यस करना है, अगर नहीं मिल रही तो आपने नो करना है, ठीक है। तो जो लोग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ले चुके हैं और दोबारा से ही अप्लाई कर रहे हैं तो वो यस करके उसकी डिटेल टाइप करेंगे। उसके बाद बेनिफिट ले रहे हैं कि भाई किसी अदर बॉडी की तरफ से रेजिडेंशियल हॉस्पिटैलिटी, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो आपको अकोमोडेशन दे रहा हो 2023 सेम ईयर के अंदर, तो क्या ऐसा कोई स्कॉलरशिप आपको मिली है, उस पर आपने यस करना है, वरना यहाँ पे नो पे टिक करना है, ठीक है। इसी तरीके से सेम यही सवाल है इसी तरीके के, भाई किसी ऐसी बॉडी ने आपको 2020 के कैलेंडर में किसी डिपार्टमेंट ने आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह दी थी, अगर दी थी तो यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके लास्ट पेज आ जाएगा। लास्ट पेज के अंदर डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ओनली सेंड फाइल्स इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट भेजने और फाइल का साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स थे, यानी रेजिडेंस परमिट भी था, नीचे DUB भी था। इस साल शुक्र है DUB को रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट के ये मसला सॉल्व हो गया है। तो अब यहाँ पे ये रेजिडेंस परमिट भी जो लिखा है, आपके पास तो अभी रेजिडेंस परमिट मौजूद नहीं है, इसलिए रेजिडेंस परमिट की जगह आप लोगों ने पासपोर्ट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ ब्राउज़ के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद यहाँ से सेंड फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये पेज दोबारा से यहीं पे होगा और जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया था वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और व्यू का ऑप्शन आएगा और डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है।
तो जब ये अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, एक दफ़ा व्यू करके चेक कर लेना। चेक करने के बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है यहाँ से, ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई ट्रांसमिशन करने के लिए आपने एक पिन टाइप करनी है, इस पिन को आपने एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पिन एंटर करने के लिए सिंपली आपने कहीं दूर नहीं जाना, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, पिन मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। तो इस तरीके से लिखा आ रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द पिन यू मस्ट यूज़ फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन विद इन द डेडलाइन सेट बाय द कॉल, ठीक है। ये पिन है जिसके थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इस पिन को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे बैक टू होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन थी यहाँ पे 71% फील्ड है, ठीक है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद एक्सेस द फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे एंटर करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें हमने फिल कर ली थी, उनके ऊपर टिक नज़र आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें टिक आ चुका है। तो डायरेक्टली ये ऑप्शन शो हो रहा होगा कि भाई ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेम पेज पे आ जाएगा जहाँ पे हमने पिन टाइप करनी थी। पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके हमने पिन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेंड द क्वेश्चन होगा, ये जो ऑप्शन बटन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी पिन यहाँ से सेंड हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कि भाई जो है कंप्लीट एंड सबमिटेड एप्लीकेशन, कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड एंड अटैच टू द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग है, ठीक है, यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और जो है वो अनलॉक करना हो, कोई मिस्टेक सेट करनी हो तो अनलॉक करके डेडलाइन से पहले पहले दोबारा इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन कितनी % फिल हो चुकी है और सबमिट हो चुकी है, ये कंफर्म करना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे और यहाँ पे शो रहा होगा बैक टू होम पेज। बैक टू होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आ जाएगा जहाँ पे वेलकम लिखा होता है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा कॉल फॉर राइट टू द एजुकेशन 2022-23, ठीक है। स्टेटस कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन 100%, यानी आपकी एप्लीकेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। डेट आ रही है 11 तारीख 6 महीना 2022 को आपने स्टार्ट की थी और ये सबमिट हो गई थी, ठीक है, इटालियन टाइम के हिसाब से। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और इससे आगे जो फर्दर प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, तो उस हवाले से मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरीके से लाजियो को एप्लीकेशन को फिल करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।